गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वाले में जो लेक्चर था उसके अंदर पढ़ा कि किस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी देश में फैला। इस नेक्स्ट पार्ट में अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या समझौते हुए। 1930 के सितंबर अक्टूबर के आसपास सविनय अवज्ञा आंदोलन ने दूसरी अवस्था में प्रवेश किया, जो पहले से अधिक प्रतिकूल था क्योंकि इस समय मंदी अपना प्रमुख प्रभाव दिखाने लगी। करबंदी के लिए दबाव बढ़ता गया और अक्टूबर में यूपी कांग्रेस को अनिच्छा से लगान अदा न करने की अनुमति देनी पड़ी। अनेक इलाकों में गरीब किसानों और जनजातियों की जुझारू और उग्रता की घटनाएं कई गुना बढ़ गई थी। साथ ही सरकारी रिपोर्टों में कहा जाने लगा कि शहरी व्यापारियों में उत्साह और समर्थन की भारी कमी आ गई थी, जिनमें अनेक व्यापारियों ने, जिन्होंने आयातित माल न तो बेचने की पहले शपथ ली थी, उसे तोड़ना शुरू कर दिया। ठाकुर दास ने मोतीलाल नेहरू को चेतावनी दी कि व्यापारिक समुदाय की सहनशक्ति की क्षमता अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है और होमी मोदी जैसे उद्योगपतियों ने बार बार होने वाली हड़तालों की, जिनसे व्यापार और उद्योग अव्यवस्थित हो जाता है, उन्होंने भर्त्सना की। संभवतः अंग्रेजों द्वारा संपत्ति के निर्दयता के साथ अपहरण के विरोध में अधिकांश किसानों का उत्साह भी क्षीण होने लगा था। लगभग सभी बड़े कांग्रेस के नेता जेलों के अंदर बंद कर दिए गए थे। गांधी जी के अचानक पीछे हट जाने का कारण हुआ। उन्होंने 14 फरवरी 1931 को इरविन के साथ बातचीत शुरू की, जिसका परिणाम 5 मार्च को दिल्ली समझौते के रूप में सामने आया। यह समझौता गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते की प्रमुख विशेषताएं ये थी: पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हुए करार पर दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आगे विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कारगर ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेगी। विदेशी माल का बहिष्कार भी तुरंत वापस ले लिया जाएगा। सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में लागू अध्यादेश को वापस लेने के लिए राजी हो गई। यह भी तय हुआ कि जिन राजनीतिक कैदियों के विरुद्ध हिंसा का कोई आरोप नहीं था, उन्हें रिहा कर जाएगा और जो जुर्माने वसूल नहीं किए गए हैं, उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। आंदोलन के कारण जिन्हें नुकसान पहुंचा था, उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। सरकार नमक कानून से संबंधित मौजूदा कानून के उल्लंघन को न तो माफ़ करेगी और न ही कानून में संशोधन करेगी। तथापि सरकार ने समुद्र तट के निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर रहने वाले लोगों को नमक इकट्ठा करने तथा बनाने की अनुमति दी। 5 मार्च 1931 को जब बातचीत के परिणामों की चर्चा करने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, तो इसमें मतभेद हो गया। अनेक लोगों ने इसे अपनी जीत माना क्योंकि वायसरॉय समझौता करने के लिए बाध्य हुए, पर कुछ लोग खुश नहीं थे। गांधी जी ने अंग्रेजों की शर्तों पर ही गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होना स्वीकार किया, जबकि ऐसा करना जनवरी 1931 के अंत तक उनके द्वारा अपनाए गए रुख से बिल्कुल प्रतिकूल था। यहाँ तक कि गांधी जी की उस प्रार्थना को भी वायसराय ने ठुकरा दिया जो उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के मृत्युदंड को माफ़ करने के लिए की थी। इस तरह 23 मार्च को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अचानक ठप हो गया। जैसा कि कुछ साल बाद नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह अत्यंत जोरदार नहीं बल्कि फुसफुसा रहा था। गांधी इरविन समझौते के परिणाम अस्पष्ट थे। नेहरू जी के अलावा अनेक लोगों को पूर्ण स्वराज के निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के बहुत पहले ही इस अप्रत्याशित विराम से निराशा हुई। खासकर किसानों को विशेष रूप से महसूस हुआ कि उनके साथ धोखा किया गया है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के आदेश पर अपनी जमीनें, माल, असबाब का बलिदान किया। भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाए जाने के कुछ दिनों बाद जब कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, तब गांधी जी के खिलाफ काले झंडे का प्रदर्शन भी हुआ। यद्यपि नेहरू जी इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, किंतु उन्होंने ही दिल्ली समझौते को स्वीकार करने का मुख्य प्रस्ताव रखा, जिसमें नई नीति को अनुमोदन किया गया। अधिक बुनियादी बात यह है कि उस समझौते के कारण कुछ ऐसे कीमती महीने हाथ से निकल गए जिनके दौरान कांग्रेस ने ठीक समय पर करबंदी और लगानबंदी आंदोलन पर रोक लगा दी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष अपनी चरम सीमा पर था। मंदी की अभी शुरुआत ही हुई थी। आर्थिक कठिनाइयां इतनी नहीं बढ़ पाई थी कि बड़े पैमाने पर संघर्ष की संभावनाएं समाप्त हो जाती। जनवरी 1932 में कांग्रेस ने फिर से करबंदी के लिए जनता का आह्वान किया, किंतु तब तक लोगों का जोश ठंडा पड़ चुका था। गांधी जी का दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होना व्यर्थ हुआ। पहली कॉन्फ्रेंस जनवरी 1931 में उस समय हुई जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी जारी था और कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर रही थी। इस कॉन्फ्रेंस में रैमसे मैकडॉनल्ड ने केंद्र में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का अनूठा प्रस्ताव पेश किया था।
इस प्रस्ताव की दो विशेषताएं थी। एक संघीय सभा जिसमें शामिल होने वाले राजा अपने सदस्य नामित करेंगे, और दूसरी सुरक्षा, विदेशी कार्य, वित्त और अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने के लिए अन्य नियंत्रण और रक्षा उपाय। इसी चर्चा के आधार के रूप में स्वीकार करने के उपरांत कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी की दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मुसलमान नेताओं, अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि अम्बेडकर, जिन्होंने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करनी शुरू कर दी थी, और राजाओं से अंत तक तकरार होती रही। अंग्रेज उल्लासपूर्वक ये दृश्य देखते रहे। कांग्रेस को स्पष्ट रूप से मात दे दी गई थी। समझौते और विराम की अवधि का प्रभाव पूर्णतः नकारात्मक नहीं था। आखिरकार अंग्रेजों को पहली बार गांधी जी के साथ समानता और शिष्टाचार के स्तर पर बातचीत करनी पड़ी, और यह बात थी जिसकी अनेकों हठधर्मी अफसरों ने बुरा माना। रिहा हुए कांग्रेसी इस तरह अपने अपने गांवों और शहरों को लौट गए जैसे उनका विश्वास कम न हुआ और वे विजयी हुए हों। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का तेजी से विस्तार हुआ। सामान्य मनस्थिति 1922 के बाद वाले विखंडन और पतन की भावना से काफ़ी भिन्न हुई थी। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस के और अधिक मजबूत हो जाने से पहले ही उस पर प्रहार करने का निर्णय नई दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सरकार और वायसराय वेलिंगटन ने 1931 के अंत में किया। नई नीति एक प्रकार के सिविल मार्शल लॉ की संज्ञा दी गई। 4 जनवरी 1931 को सिरे से सभी कांग्रेस संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी हुआ। देश पर सैनिक शासन की औपचारिक घोषणा किए बिना ही नागरिक स्वतंत्रता रद्द कर दी गई, ताकि कांग्रेस को सरकार के विरुद्ध लड़ने का मौका न देकर उसे सुरक्षात्मक लड़ाई के लिए मजबूर किया जा सके। 4 जनवरी 1932 को कुछ और कांग्रेसी नेताओं का जत्था गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें गांधी जी और सरदार पटेल भी शामिल थे। अब राजनीतिक कैदियों के साथ साधारण अपराधियों जैसा व्यवहार पहले से भी अधिक कहीं आम बात हो गई थी। यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन को मात दी जा चुकी थी और उसे अभूतपूर्व पैमाने पर दमनकारी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था, फिर भी वह लगभग 1.5 वर्ष तक बहादुरी के साथ चलता रहा। शुरू के 3 महीनों में 1,20,000 लोगों को जेल हो गई। यह संख्या इस बात की इतनी प्रतीक नहीं है कि आंदोलन 1930 की तुलना में अधिक व्यापक हो गया था, बल्कि यह उस तीव्र और सुव्यवस्थित दमन चक्र का प्रतीक है। लेकिन बहुत जल्दी जेल जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आने लगी। अप्रैल 1932 में लॉर्ड वेलिंगटन ने बम्बई शहर और बंगाल को 2 काले धब्बे बताया। गुजरात के छोटे व्यापारियों को अब भी कांग्रेस में अपूर्ण निष्ठा थी। बंगाल अभी तक एक भयानक सपना बना हुआ था, जिसके कारण किसानों की छुटपुट अशांति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि आतंकवाद ही इसका मुख्य कारण था। खेड़ा राज जैसे गांव में 2,000 एकड़ भूमि के जब्त होने, सार्वजनिक रूप से काले कोड़े लगाए जाने और बिजली के झटके देने के बावजूद 1931 तक लगान नहीं दिया गया था। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिक्रिया हुई वह 1930 की तुलना में कुल मिलाकर कम थी। 1932 के बाद से बिरला और ठाकुरदास स्वयं कांग्रेस पर समझौता करने के लिए दबाव डालते रहे। जेल में गांधी जी ने सम्मानपूर्वक पीछे हटने की दृष्टि से सोचना शुरू किया। उन्होंने मई 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया और अप्रैल 1934 में इसे औपचारिक रूप से वापस ले लिया। महात्मा जी की हरिजन कल्याण कार्य को अपने नए ग्रामीण रचनात्मक कार्यक्रम का मुद्दा बनाया। यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का जवाब था। अंग्रेजों की यह नीति 1932 के आरंभ में रैमसे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषित औपचारिक सांप्रदायिक पंचायत में दिखाई देती है। इस पंचायत में नए संघीय विधानमंडलों के लिए हिंदू, अछूत और मुसलमान निर्वाचन क्षेत्रों की अलग से व्यवस्था थी। गांधी जी ने इस पंचायत का विरोध किया क्योंकि उन्होंने हिंदू और हरिजनों को 2 अलग राजनीतिक सत्ता माना गया। उन्होंने हिंदू निर्वाचन क्षेत्र से ही हरिजनों के लिए अधिक सीटों के आरक्षण की मांग की। हरिजन नेता अम्बेडकर ने गांधी जी के दृष्टिकोण का समर्थन किया। कांग्रेसियों के एक वर्ग ने परिषद की राजनीति को ही पसंद किया और इस प्रकार ऐसा मानो 1920 के मध्य का दृश्य फिर से उपस्थित हो गया हो। बहुत जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि सरकार की विजय की भावना बहुत कम थी, क्योंकि 1937 में कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में चुनाव जीत लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने आशाएं जगा दी कि जिन्हें गांधी जी की नीति पर पूरा नहीं कर सकी थी। नेताओं में नेहरू जी ने इस नई मनस्थिति को व्यक्त किया और राष्ट्रवाद के साथ परिवर्तनकारी सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों को मिलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। 1934 में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता ने पार्टी के भीतर ही समाजवादी ग्रुप की स्थापना की। बिहार और आंध्र जैसे प्रांतों में जमींदार विरोधी कार्यक्रमों वाली किसान सभाएं तेजी से बढ़ने लगी।
कम्युनिस्ट भी मेरठ केस में हुई गिरफ्तारियों और सविनय अवज्ञा से दूर रहने की अपनी गलती से उभर रहे थे। आतंकवादियों और गांधीवादी कार्यकर्ताओं का भ्रम टूट चुका था और उनका एक बड़ा हिस्सा वामपंथ की ओर जाने लगा था। इन बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली गुटों ने वामपंथ की ओर झुकाव दिखाते हुए कुछ संशोधन स्वीकार किए ताकि वे कांग्रेस पर अपना नियंत्रण रख सकें। यह सब प्राय व्यवहार में न होकर कार्यक्रम संबंधी बयानों के स्तर तक ही रहा। 1930 के मध्य तक जमींदारी प्रथा को रोकने और अंततः उनका उन्मूलन करने से संबंधित भूमि सुधार कांग्रेस के औपचारिक कार्यक्रम में शामिल हो गए थे, जो उसके पहले के सभी बयानों के विपरीत था। इस तरह के परिवर्तन का पूर्व संकेत मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति पर आधारित कराची घोषणा पत्र में मिलता है। गांधी इरविन समझौते के ठीक बाद इस तरह की घोषणा एक महत्वपूर्ण बात थी। यह घोषणा पत्र विषय वस्तु की दृष्टि से काफ़ी संतुलित था। पहली बार न केवल लगान में बल्कि भूमि किराए में भी कमी का वायदा किया गया और निर्वाह योग्य मजदूरी और ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार भी कांग्रेस कार्यक्रम में शामिल किए गए। धन्यवाद।